नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे आरोपों पर आर पार। प्रदेश में हाल ही में कांग्रेस की चुनावी हार के बाद से लगातार कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोपों को लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब ये लड़ाई आमने सामने नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर गंभीर आरोप लग गए हैं। आरोपों में मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष टिमरी ने कांग्रेस शासनकाल में 2012 और 17 में मंदिर समिति के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के कार्यकाल में भारी वित्तीय अनियमितताओं में गड़बड़ियां करने का आरोप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर लगाया है। सदस्य की शिकायत के अनुसार प्रभारी धन सिंह रावत ने मुख्य सचिव और धर्मस्व सचिव को पत्र लिखकर जांच के आदेश भी दिए हैं। इस पूरे मामले पर गणेश गोदियाल ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने कई आरोप धन सिंह रावत पर भी लगा दिए हैं, जिसमें अब गोदियाल का कहना है कि इससे पहले मैंने धन सिंह रावत को के कई काले चिट्ठे उजागर किए थे, इसलिए धन सिंह रावत मुझ पर आरोप लगाने का मौका ढूंढ रहे थे। अब दोनों इन मामलों की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एसआईटी जांच की जाए। अगर एक सप्ताह में इस पूरे मामले पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो गोदियाल सीएम आवास के बाहर धरना भी देंगे। चर्चा आज इसी पर करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए कि धन सिंह रावत जी का इस मामले में बीच में आना ये प्रतिशोध की भावना को दर्शाता है। मैंने धन सिंह रावत जी के तमाम काले चिट्ठों को उजागर किया, इसलिए धन सिंह रावत जी ऐसा मुवक्किल चाह रहे थे, ऐसा एक व्यक्ति चाह रहे थे कि जो मेरे पे आरोप लगाए उन्हें इस रूप में ये मिल गया। ठीक है, इस शिकायतकर्ता को भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं कि मेरे नाम से उसकी तिजारत चल रही होगी। अब ये मामला राजनीतिक गलियारों में इतना गर्म हो चुका है कि खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ इस पूरे मामले पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कई गंभीर आरोप कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर भी लगा दिए हैं। धन सिंह रावत जी, मुझ पर आरोप लगाकर आपके आरोप कम नहीं होते। ये लोकतंत्र है और हम राजनीति में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं। सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में लोगों का विश्वास हम पर बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की गहनता से एसआईटी हो तो एसआईटी, और मेरी मांग तो यह है कि हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी बने और वह एसआईटी इन आरोपों की, मेरे पे जो आरोप लगे हैं उनकी जांच हो। लेकिन साथ साथ में जिस प्रकार मैं अपने आरोपों के बारे में सफाई देने के लिए आप लोगों के सम्मुख हुआ हूं, मैंने आज तक धन सिंह रावत जी पर जितने आरोप लगाए हैं वो एक बार भी मीडिया के सम्मुख आकर आरोपों पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो पहले तो आकर उन आरोपों पर सफाई दे, नंबर 1। नंबर 2, एसआईटी उनके खिलाफ जो आरोप है, जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, उन आरोपों को की जांच के लिए भी एसआईटी बने, वो भी हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में वो एसआईटी बने। आपको बता दें कि मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष जिंदगी ने मंदिर समिति पर कांग्रेस शासनकाल के बीच भारी वित्तीय अनियमितताएं करने का आरोप लगाया था, जो अपने इन आरोपों को लेकर अभी भी कायम है और उनका मानना है कि हाल ही में हुए कांग्रेस की हार से कांग्रेस के सभी नेता और गणेश गोदियाल कहीं न कहीं बौखलाहट में है। बात तो ये है कि चुनाव बीते हुए लगभग रिजल्ट आए हुए, सरकार गठित हुए 3-4 महीना हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गणेश गोदियाल जी मार्च में जो उनकी चुनाव की हार हुई है श्रीनगर विधानसभा से, और कांग्रेस के जितने हारे हुए नेता हुए, कांग्रेस पार्टी हारी हुई है, तो उस 4 चुनाव की हार की बौखलाहट से अभी तक उभर नहीं पा रही। उनको हार के लिए अपना चिंतन करना चाहिए, जनता के बीच जाकर के माफी मांगनी चाहिए। उनके कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, ये पूरी जनता जानती है। इसी का नतीजा है कि फिर से प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में भाजपा सरकार सत्तारूढ़ हुई है। पहली बात, गोदियाल जी ने यह बात कही है, आदरणीय गोदियाल जी, उनके कहने पे जांच नहीं हुई है। मैं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मेंबर हूं। मैंने डॉक्टर धन सिंह रावत जी से रिक्वेस्ट की, इस नाते रिक्वेस्ट की कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का जो मुख्यालय है
वो चमोली जिले के जोशीमठ और बद्रीनाथ में स्थित है। डॉक्टर धन सिंह रावत जी चमोली जिले के सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री हैं। तो मैंने प्रभारी मंत्री के नाते उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे आग्रह किया कि बहुत गंभीर विषय है, भगवान बद्री विशाल और केदार बाबा की तिजोरी पर डाका डाला गया है और गोदियाल जी के कार्यकाल में जितने भी उस चेन में हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे कोई अवर अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता तक हो, वो पूरी इस चेन में, इस फिक्सिंग में है और एक्ट के परिधि से बाहर जाकर के आपने भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ के जो खजाना है, जो धन है, उसका अपव्यय किया। भाजपा इस पूरे मामले को लेकर एक तरफा कांग्रेस पर प्रहार बोल रही है। भाजपा नेताओं का मानना है कि किसी भी आरोपी को अधिकार नहीं है कि वो अपने आरोपों के लिए वह यह सुनिश्चित करे कि उसकी जांच एसआईटी से होती है या किसी अन्य एजेंसी से। इसका मतलब कि उन्होंने पहले ही अपने ऊपर लगे सभी आरोप स्वीकार कर लिए हैं। यही वजह है कि उनको सफाई देनी पड़ रही है। किसी आरोपी को ये चुननी है कि उसके खिलाफ कौन सी एजेंसी जांच करेगी। मुझे लगता है कि अपने ऊपर आरोप लगने के बाद प्रति आरोप लगाना इस बात को साबित करता है कि उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए आरोप स्वीकार कर लिए। अब सवाल उठता है कि गणेश गोदियार पर मंदिर समिति का अध्यक्ष रहते भ्रष्टाचार का आरोप की एसआईटी जांच करती है या फिर उनके द्वारा लगाए गए धन सिंह रावत के आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या सरकार इस पर उच्च स्तरीय जांच कराती भी है या नहीं, या फिर गणेश गोदियाल अपनी बात पर एक सप्ताह बाद मुख्यमंत्री आवास पर धरना देते हैं। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। जी हां, तो आरोपों पर आर पार शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल धन सिंह रावत पर आरोप लगा रहे, जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर। यह सिलसिला हमेशा, इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इनका जारी रहता है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राजकुमार जायसवाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ भागीरथ शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं राजकुमार जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? चूंकि मैं सबकी प्रतिक्रिया लूंगी तो चाहूंगी कि कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करें। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहता हूं, गणेश गोदियाल जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने पौड़ी गढ़वाल के तमाम युवाओं बेरोजगारों को अपने स्वयं के प्रयास से रोजगार दिया। अब जब उनपे कोई आरोप किसी तरह के नहीं लग सकते थे तो अपने छोटे से कार्यकर्ता के माध्यम से एक आरोप लगाया जा रहा है, मात्र एक आरोप कि उन्होंने मंदिर केदार समिति के अध्यक्ष रहते हुए भ्रष्टाचार किया। मैं किसी पे भी आरोप लगा सकता हूं भ्रष्टाचार किया, मगर तथ्यात्मक रूप से आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं मीडिया के सामने, प्रदेश की जनता के सामने? आप पे कोई तथ्य नहीं है। आपके पास कोई तथ्य है तो आप कोर्ट में जाइए। और क्या कर रही थी आपकी सरकार पिछले 5 सालों से? क्यों नहीं है तब आपने आरोप लगाए? जब आपका मंत्री धन सिंह रावत स्वयं के घोटाले में फंस गया है, जो उत्तराखंड के युवाओं के साथ उनको रोजगार देने के नाम पे जो यहाँ पे 2-4 हमारे पद निकले थे, उनको भी बाहर ले आके गाजियाबाद में ले आके बाहर की एजेंसी से बाहर के लोगों को नियुक्त किया, जो हमारे युवाओं के रोजगार पे अधिकार पे कुठाराघात कर रहा है उत्तराखंड के, उस मंत्री की का आरोप सत्य है या उसके या जो यहाँ के युवाओं को रोजगार दे रहा है? निश्चित रूप से धन सिंह रावत जी ने अपने विभाग में बहुत सारे भ्रष्टाचार किए हैं और धन सिंह रावत जी के आमने सामने चुनाव में वो रहे हैं और कहीं ना कहीं एक उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। गोदियाल जी को आरोप लगा के कहीं ना कहीं निरुत्साहित किया जा रहा है। जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नेताओं पे भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से दूसरी एजेंसी के माध्यम से परेशान कर रही है, मगर यदि डिमरी जी के पास कोई तथ्य है तो जनता और मीडिया के माध्यम से मीडिया के माध्यम से जनता के सामने आना चाहिए, खाली आरोप लगाना चाहिए। राजकुमार जी, मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर सपा कार्यालय में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। साधना जी आज हमारे बीच में नहीं रही हैं और नरेश उत्तम जी पहुंचे हैं सपा कार्यालय, क्या कुछ कहने से? देहांत हुआ है, इस देहांत से हम सब बहुत बेहद दुखी हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले
और नेताजी के परिवार को और उनसे जुड़े हुए सारे समर्थकों को इस महान दुख को बर्दाश्त करने की ईश्वर शक्ति प्रदान की। और ये सपा कार्यालय की सब तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आप सपा कार्यालय में हलचल तेज हो गई। आपको बता दें कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थी साधना गुप्ता। उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन था और उसके बाद उन्हें वहां पर भर्ती कराया गया था और आज उनका निधन हो गया है। उनका पार्थिव शरीर जो है वो लाया जा रहा है गुरुग्राम से। अब से सूचना मिल रही थी कि थोड़ी देर पहले ये सूचना आई थी कि लखनऊ एयरपोर्ट कभी भी उनका पार्थिव शरीर पहुंच सकता है और अब सपा कार्यालय में भी आपको बता दें कि हलचल तेज हो गई है। शबी हैदर जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शबी हैदर जी, क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए बस थोड़ी देर में पार्थिव शरीर ये साफ हो गया है। साधना गुप्ता जी के घर पर जाएगा उनका शरीर। मुलायम सिंह यादव जी साथ में है। शिवपाल जी एयरपोर्ट नहीं गए हैं। शिवपाल जी इस वक्त जो घर है साधना गुप्ता जी का वहां पर है और साधना जी के जो मायके के जो लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, बहन हैं उनकी, वो पहुंच चुकी हैं। एलएस गुप्ता जी हैं, वो इस वक्त जो हैं वो पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो नरेश उत्तम पटेल और अरविंद सिंह जी अमेठी से जो विधायक हैं गौरीगंज के, वो समाजवादी पार्टी के 3 बड़े नेता इस वक्त जो हैं वो पैदल पार्टी कार्यालय से टहलते हुए इनके आवास पर पहुंचे हैं। शिवपाल जी अपनी कार से पहुंचे हैं और जो उनकी बहन है वो भी जो है वो सीधे कार से जो है वो घर गए हैं। तो साफ तौर पर देखिए इस वक्त जमावड़ा बढ़ गया है, बहुत बड़ी भीड़ है, क्राउड जो है ज्यादा है यहाँ पर और नेता जो है पहुंच रहे हैं। अभी जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं। महिलाएं भी जो हैं यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में हैं। तो कुल मिलाकर इस समय बस इंतजार हो रहा है उनके पार्थिव शरीर का। पार्थिव शरीर भी बस पहुंचने वाला है। थोड़ी देर में उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा और उसके बाद फिर ये तय होगा कि क्या होना है, क्योंकि अभी अगर हम अधिकृत तौर के ऊपर किसी वक्तव्य की बात करें, अधिकृत तौर के ऊपर किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात करें, मैंने अभी अपर्णा जी से बात की। अपर्णा जी ने मुझसे इतनी बात की कि उनको जो भी कुछ कहना था वो ट्विटर के जरिए जो है वो कह चुकी हैं। वो इस समय स्थिति में नहीं है कि सीधे कैमरा पे बात करें। और ट्विटर पर अपर्णा जी के अगर ट्विटर अकाउंट की हम बात करें तो उन्होंने मेरी सासू माँ का निधन हो गया है खबर को कंफर्म किया था। 9 मिनट पहले उनका एक ट्वीट हुआ था, उसके बाद उनका कोई ट्वीट नहीं हुआ है। तो ये एक और गाड़ी जो है वो शिवपाल जी के घर की तरफ से आ रही है। शायद संभवतः इसमें आदित्य जी होंगे, आदित्य यादव होंगे, मेरा अनुमान है, क्योंकि प्रसपा के जो है वो बैनर लगा हुआ है इसके ऊपर। एक और गाड़ी है, खाली गाड़ी है, ये शिवपाल जी की खाली गाड़ी है। ये इसी को अभी छोड़कर जो है ये गाड़ी शिवपाल जी को छोड़कर अभी अंदर गई है। शिवपाल जी अंदर गए हैं और गाड़ी जो है ये संभवतः जो है वो बाहर जा रही है। तो इस समय धीरे धीरे विक्रमादित्य मार्ग पर पार्टी दफ्तर लाया जाएगा क्या पार्थिव शरीर? इसको लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है क्या? देखिए इस समय जो उनके जो परिजन अगर हैं तो परिजन जो हैं वो घर पर हैं। एक परिजन घर पर हैं। पार्टी कार्यालय में ऐसी कोई सुखबुगाहट नहीं है। नरेश उत्तम पटेल और जो पार्टी के प्रभारी हैं अरविंद जी, वो इस समय खुद साधना गुप्ता जी के घर पर हैं। तो ये बात कंफर्म हो गई है कि अब पार्टी कार्यालय पर सीधे तौर पर उनका शरीर जो है वो नहीं लाया जाएगा, उनको उनके निवास स्थान पर ही सीधे तौर पर लाया जाएगा। तो शिवपाल जी को छोड़ने के बाद गाड़ी जो निकली थी वो दोबारा से गाड़ी को जो है वो अंदर ले जाया जा रहा है। देखिए मैं बिलाल से कहूंगा कि सामने तौर पर देखिए दिखाएं, ये पहले नजारा है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं मुलायम सिंह यादव जी के निवास स्थान की, साधना गुप्ता जी के निवास स्थान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पहली बार टीवी स्क्रीन पर आपने देखा कि किस तरीके से शांत माहौल है। हालांकि जो रिश्तेदार हैं इस समय देखिए किस तरीके से जो है जमावड़ा है। मैं कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करूंगा। आप कहां से हैं और इस दुख की घड़ी में क्या कहना है आपका? सर मैं तो मऊ जिला से हूँ, आई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए। तब तक वहाँ पर हमको सूचना मिली कि ऐसे ऐसे जो बात हो गई है, सुन करके बहुत दुख हुआ हम लोगों को, जो बहुत दुख हुआ है। और मैं प्रदेश सचिव हूँ। आपका क्या कहना है? माता जी ने लगभग माननीय नेताजी को 42 साल लगभग कुछ हलचल हो रही है क्या? की घड़ी में उनका साथ निभाया। हम लोग बहुत आहत हैं। आज हमारे नेताजी अकेले पड़ गए।
सर मैं सीतापुर से आई थी भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए। यहाँ पर मैंने सुनकर बहुत दुख हुआ और हम लोगों को ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। जी मैं लता जायसवाल हूँ, मैं लखनऊ से ही हूँ। मैं आई, मुझे अभी पता चला कि हमारे नेताजी की वाइफ का निधन हो गया है। हम लोग उसी लिए सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं और बहुत दुखी इस बात को लेकर के। दुखी हैं, नेताजी का पत्नी का जो है वो निधन हुआ है। शोकाकुल देखिए, साफ तौर पर बिलाल करें कि लोग लाइनबद्ध होकर अपने जो नेता हैं उसके दुख में शरीक होना चाहते हैं। मुलायम सिंह यादव जी के दुख में इस समय दुखी हैं, उनकी धर्मपत्नी ने उनका साथ छोड़ा है। उनके दुख को बांटने के लिए चाहे औरैया हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे मऊ हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे अमेठी हो, वहाँ से जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे लोगों को आने का सिलसिला जारी हो चुका है। समाजवादी पार्टी की जो लीडरशिप है वो भी इस समय जो है वो कोठी के अंदर मौजूद है। शिवपाल जी हैं और थोड़ी देर में, महज थोड़ी देर में जो उनका शरीर है वो यहाँ पहुँच रहा है, पहुँचने वाला है। कुल मिलाकर साधना गुप्ता जी अब नहीं रही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस समय अगर देखा जाए तो उनकी जो बहू हैं अपर्णा यादव जी, अपर्णा यादव जी का कोई सीधे वक्तव्य जो है वो अभी नहीं आया है। उन्होंने ट्विटर के जरिए अपनी सासू माँ की निधन की सूचना दी है और उसके बाद फिर अब तो थोड़ा सा टाइम और हो गया है, 15 मिनट के तकरीब पहले जो है वो उन्होंने ट्वीट किया था। आधिकारिक तौर पर ना तो प्रसपा की तरफ से, ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई निर्धारण नहीं हुआ है कि क्रिमिनेशन कहाँ पर होगा, कितने बचे होगा, क्या प्रोग्राम होगा। अंतिम दर्शन के लिए अगर कोई श्रद्धांजलि देना चाहे तो वो उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, कहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई नेता, कोई बड़ा नेता, कोई पॉलिटिकल जो व्यक्ति ठीक है। शबी यादव जी आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे, नजर बनाए रखे। शबी यादव जी नजर बनाए रखे, आपसे और भी अपडेट हम लेते रहेंगे और यहाँ पर लगातार हम आपको हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। और ये लखनऊ से आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे थे। साधना गुप्ता जी के आवास के बाहर की ये तस्वीरें थी जहां पर लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। जो उनके समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। शिवपाल यादव खुद उनके आवास पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ अब थोड़ी ही देर में साधना गुप्ता जी का पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंचेगा। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर को क्या पार्टी दफ्तर ले जाना है इसको लेकर भी डिसाइड किया जाएगा। हालांकि अभी किसी तरीके का भी कोई कार्यक्रम जो है वो सुनिश्चित नहीं किया गया है। और हम लगातार देवभूमि के दंगल पर बात कर रहे हैं, आरोपों पर आर पार। हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। राजकुमार जी से मैं सीधा सा बात कर रही थी। राजकुमार जी, अगर हम बात करें आरोप प्रत्यारोप की तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती ही रहती है। मैं वापस आऊंगी उससे पहले, लेकिन हेमा भंडारी जी मैं आपका रुख करूंगी, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए यशी जी, अभी शायद आपके जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं अभी आए नहीं हैं जी। और लगातार जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस की उत्तराखंड में सरकार रही है, जब से उत्तराखंड राज्य बना है तो तब दोनों ही पार्टियों ने उत्तराखंड में राज किया है। और देखिए दोनों के ही मंत्रियों को आपस में एक दूसरे के भ्रष्टाचारों का पता है कि जिसकी सरकार होती है उसका पलड़ा भारी होता है, फिर वो दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप के ये सिलसिले चलते रहते हैं। क्योंकि दोनों ही जानते हैं कि हाँ किसने कितना गबन किया है, किसने कितने घोटाले किए हैं। लेकिन जिस तरह से हेमा जी आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और सीधे ले छोड़ते हैं आपको लखनऊ, जहां पर मुलायम सिंह यादव पहुंच चुके, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पहुंचे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर साधना गुप्ता जी का ये आवास लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर शिवपाल यादव पहले से ही मौजूद हैं, उनके बेटे यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जैसे कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार इस बात को बता रहे हैं। शबी हैदर जी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? मुलायम सिंह यादव पहुंच चुके हैं। लगता है शबी हैदर जी को हमारी आवाज नहीं सुनाई पड़ी, उन्हें फिर से फोन कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ के बाहर की ये तस्वीरें। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव का भी काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है, पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव जी पहुंचे हैं। इस वक्त समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है उसके सामने जो मुलायम सिंह यादव जी का जो आवास है वहां पर जो है वो पहुंचे हैं। गेट खुला है ये
अखिलेश यादव जी भी इस समय जो है वो शबी यादव जी, आवाज आ रही है आपको? जी मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी जी शबी यादव जी, अखिलेश यादव पहुंच गए, मुलायम सिंह यादव भी पहुंच चुके हैं क्या? जी बिल्कुल, इस समय अखिलेश यादव जी भी पहुंच चुके हैं, मुलायम सिंह यादव जी भी पहुंच चुके हैं, संजय लाठर जो है वो हमारे साथ हैं इस वक्त। संजय जी, कुछ कहना चाहेंगे दुख की इस घड़ी में? पहली प्रतिक्रिया, कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता हो, कार्यकर्ता हो, वो कुछ कह पाने की स्थिति में अपने आप को जो है वो नहीं पा रहा है, क्योंकि खबर इतनी बड़ी है, दुख इतना बड़ा है। मुलायम सिंह यादव जी इस समय दुखी हैं। हालांकि देखिए, धरती पुत्र कहा जाता है। मैंने उनको जो पहले विजुअल, जो सबसे पहले विजुअल के न्यूज़ ने पहुंचाया दर्शकों तक, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो आगे की सीट पर बैठे थे अपनी गाड़ी में, और हाथ हिलाते हुए लोग, जो शोकाकुल जो लोग हैं, जो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, सबका उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया है। दुख की इस घड़ी में मुलायम सिंह यादव जी 80 साल से ऊपर उनकी आयु है, लगातार बीमार चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मेदांता में एडमिट हुए थे, अभी वापस आए ठीक होकर। आप सोचिए उनकी बॉडी लैंग्वेज इस वक्त, जो लोग उनके दुख में शरीक होने के लिए आए हैं, उनके साथ उन्होंने स्वयं को जो है जोड़ते हुए हाथ हिलाया है, हाथ हिलाकर जो है अभिवादन किया है, अभिवादन स्वीकार किया है मुलायम सिंह यादव जी ने। अभी डेड बॉडी नहीं पहुंची है इस समय। हालांकि एयरपोर्ट से मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव, ये दोनों नेता जो हैं साधना गुप्ता के निवास स्थान पर पहुंच चुके हैं। यानी कि डेड बॉडी जो है, जो भी कार्यक्रम होगा, जो भी सारी चीजें होंगी, वो निवास स्थान से होगा। के न्यूज ने सबसे पहले इस बात को बताया था, सबसे पहले इस बात को दर्शकों तक पहुंचाया था। चूंकि साधना गुप्ता का कोई पॉलिटिकल, कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, एक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने से संबंध होने के बावजूद भी ऐसी महिला थी, से मेडिको थी, उनका सार्वजनिक जीवन शादी से पहले एक पब्लिक डोमेन में पब्लिक फिगर थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपने आप को चार दीवारी में रखा। मुलायम सिंह यादव के इर्द गिर्द ही उनका पूरा जो है वो समय, पूरी उनकी ज़िंदगी जो है वो गुजरी है। तो वो अब इस बीच दुनिया में नहीं है। वो उनका जो शरीर है, जो पार्थिव शरीर है, वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेगा। किस तरीके से आ रहा है, क्या सारी चीज़ें होंगी, ये जैसे ही हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी आएगी, हम बिलाल से कहेंगे दिखाएं कि जो गाड़ियां, जिन गाड़ियों में मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी पहुंचे हैं, वो गाड़ियां बाहर निकल रही हैं। ये गाड़ी अखिलेश यादव जी की गाड़ी है। ये मुलायम सिंह जी की गाड़ी है, और वो जो सामने गाड़ी है वो अखिलेश जी की गाड़ी है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर दुख की इस घड़ी में? अब इसमें क्या कहा जाए कि हम लोगों के परिवार का एक सदस्य चला गया, जो कि माननीय नेताजी के बहुत ही सेवा करने वाली महिला थी वो, और हमारी पार्टी की नेता थी। और जिस तरह से वो हम लोगों को छोड़ के गई हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी क्षति है, हमारे नेता के लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारे परिवार के लिए। और ईश्वर किसी के साथ ऐसा कोई दिन न लाए जिसकी माँ छूटे, किसी की पति छूटे, या किसी की बहन छूटे, या किसी का बहन छूटे। हम लोगों के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है, और सभी कार्यकर्ता ऐसा दुख जताकर पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर एकत्रित हुए हैं। नेताजी हमारे आ गए हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी भी आ गए हैं, और इस परिस्थितियों में कोई परिवार में राजनीति नहीं, ना कोई मनमुटाव, ना कोई भेदभाव, क्योंकि परिवार का जब सदस्य जाता है तो सभी के परिवार का होता है, ना कि किसी भी अलग का। तो इसमें हम सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से संवेदना व्यक्त करते हैं और दुख जताते हैं आदरणीय नेताजी के लिए, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल, लगातार देखिए जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं, लगातार भीड़ बढ़ रही है, जमावड़ा बढ़ रहा है, और कह सकते हैं कि साधना जी मरकर परिवार को एक कर गई हैं। सारे परिवार के एक सदस्य, चाहे शिवपाल जी हों, चाहे मुलायम सिंह जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, सब इस समय जो हैं उनके निवास स्थान पर हैं। दुख की इस घड़ी में कार्यकर्ता खामोश हैं, कुछ बोल सकने की स्थिति में नहीं है। और ये जो विजुअल हैं, चित्र हैं, वो के न्यूज़ अपने दर्शकों तक सबसे पहले जिम्मेदारी के साथ एक्सक्लूसिव फुटेज, एक्सक्लूसिव विजुअल
पल पल की जानकारी, बिल्कुल शबी, के न्यूज़ भी अपनी सारी संवेदनाएं व्यक्त करता है और आप हर एक अपडेट हमको देते रहिएगा, बने रहिए हमारे साथ और आपसे और भी अपडेट हम यहाँ पर लेते रहेंगे। और लगातार हम आपको लखनऊ से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी मुलायम आवास पहुंच चुके हैं, उनके साथ अखिलेश यादव भी आवास पहुंचे हुए हैं, शिवपाल यादव पहले ही पहुंच चुके थे और अब इंतजार है तो साधना गुप्ता जी के पार्थिव शरीर का। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। दौर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं, जैसे सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। सर्वकॉम रखे सब कंट्रोल में। के न्यूज की खास पेशकश, साप्तांत में देखिए कट्टरता का वार कितने किरदार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और 10 डेज टारगेट चेस इस शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बार प्रदेश में हाल ही में हुई कांग्रेस की चुनावी हार के बाद से लगातार कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोपों को लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और अब ये लड़ाई आमने सामने नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर गंभीर आरोप लग गए हैं। आरोपों में मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष डिमरी ने कांग्रेस शासनकाल में 2012 और 2017 में मंदिर समिति के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के कार्यकाल में भारी वित्तीय अनियमितताओं में गड़बड़ियां करने का आरोप लगाया है। सदस्य की शिकायत के अनुसार प्रभारी धन सिंह रावत ने मुख्य सचिव और धर्मस्व सचिव को पत्र लिखकर जांच के आदेश भी दिए हैं और इस पूरे मामले पर गणेश गोदियाल ने सफाई देते हुए कई आरोप धन सिंह रावत पर भी लगा दिए हैं। तो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और कमल काजी यूकेडी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं हेमा जी आपका रुख करूंगी। हेमा जी माफ कीजिएगा, आप अपनी बात को पूरी कर सकती हैं। देखिए, मंदिर समिति का जो ये प्रकरण है ये 2012 से 2017 तक का है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और मुख्य विपक्षी दल के रूप में भाजपा की सरकार थी, लेकिन जो अनियमितताएं हुई तो ये तत्काल क्यों नहीं उसकी शिकायत उस समय क्यों नहीं की गई और इतने समय बाद जो है उनको याद आया। और जिस तरह से मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने सुना है आशुतोष डिमरी जी की, तो लगता है कि वो तो पूरे ही समर्पित हैं भाजपा ही। तो और दूसरी बात यह है कि दोनों ही ये एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को भी दर्शाता है, क्योंकि धन सिंह रावत जी और गणेश गोदियाल जी एक ही सीट से चुनाव लड़ते हैं और आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता उनके बीच में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने इल्जाम लगाए थे उन्होंने उनको जो है जो क्या बोलते हैं इसके धन सिंह रावत को ही क्यों शिकायत की? उनको जो है शिकायत करनी चाहिए थी, जो विभागीय मंत्री हैं उनको शिकायत क्यों नहीं की गई? धन सिंह रावत को क्यों शिकायत की गई? और अगर ये एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के आधार पे ये अगर इल्जाम लगा रहे हैं तो ये सरासर गलत है और अगर इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और जांच में सहयोग भी, देखिए कांग्रेस के नेताओं को सभी लोगों को सहयोग भी करना चाहिए, क्योंकि सांच को आंच नहीं क्या एक कहावत है। तो अगर सत्यता है उन्होंने कोई भी ऐसा घोटाला नहीं किया है, उन्होंने मंदिर समिति के पैसों के साथ में कोई भी गड़बड़ी नहीं की है, तो जांच में साथ दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि अगर मंदिर के नाम पर करोड़ों की बंदरबांट हुई है तो ये उत्तराखंड देवभूमि की अस्मिता का से खिलवाड़ का काम है और किसी भी सूरत में देखिए आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करती। और अगर ये मनगढ़ंत आरोप है तो जो आरोप लगा रहा है उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी उसे सजा का प्रावधान होना चाहिए।
ठीक है हेमा जी। कमल कांत जी यूकेरी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल कांत जी, क्या कुछ कहना आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले को लेकर? देखिए, धन सिंह रावत जी ने आरोप लगाया, लेकिन धन सिंह रावत जी उन्हीं की विधानसभा से आते हैं, क्योंकि आपस में उनका प्रतिद्वंदी है श्रीनगर विधानसभा में। श्रीनगर विधानसभा में जहां लग रहा था कि धन सिंह रावत जी जीतेंगे नहीं, और वो जीत गए जिस तरह से, मात्र 4,000 वोटों से, वो कौन से अंतर थे हम सभी जानते हैं जी। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं 5 साल पहले तक वो क्या बंद क्यों थे उनके मुंह? उनको किसने ताला लगाया था? क्या उनकी सरकार नहीं थी भाजपा की 5 साल पहले? ये तो 17 तक का बता रहे, 12 से 17 के बीच। तो उसके बाद सरकार थी तो 5 साल तक आप बंद क्यों थे? आप भी सबसे बड़े दोषी हो, और आप बंद नहीं बोला तो उसका कारण भी आपको बताना पड़ेगा। दूसरा, खुद उनके क्या कहते कोऑपरेटिव सोसाइटी जो में जो भर्तियां हुई थी, वो खुद मंत्री जी उसमें फंसे हुए हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भर्तियां हुई थी, काफी लोगों को विवाद चल रहा है कि आखिर क्या था, तो उसका स्पष्टीकरण भी दे रहा। जो उन्होंने जो कहा है उसको अगर जांच हो जाए तो जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लग रहा कि दिख रहा है कोई, ऐसा लग रहा है कि भाजपा कुछ ऐसा खेलना चाहती है कि कुछ दिख तो नहीं रहा, राज्य रही है सरकार, थोड़ा सा ऐसा माहौल बनाकर थोड़ा सा लगाना चाहिए। बाकी जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाए, बस यही चाहूंगा। ठीक है कमल कांत जी। भागीरथ शर्मा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। भागीरथ जी, क्या कुछ कहना है इस पूरे आरोप प्रत्यारोप के मामले को लेकर? हालांकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इन 22 सालों में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती आई है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती आई है, और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर, यही चलता रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं आप इस बार? देखिए, प्रथम दृष्टया तो ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का ही प्रतीक लगती है जी, लेकिन जब कोई व्यक्ति सवाल उठाता है और जब इतना गंभीर आरोप लगे हैं जी, तो उन आरोपों का नियम सम्मत, विधि सम्मत निस्तारण होना चाहिए। देखिए, मैं पहले ये कहूंगा कि वहां पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जी, वो वन सेवा के अधिकारी हैं जी, और पिछले 12 साल से वहां। सबसे बड़ा तो यह है, अब वो बीजेपी के शासन में भी चीफ एग्जीक्यूटिव रहे और कांग्रेस के शासन में भी रहे, अभी भी हैं जी। तो पहले तो ये कौन सा जो डेपुटेशन का कौन सा नियम है जिसमें इतनी लंबी अवधि तक एक को जो है पदस्थापित किया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, एक जो सवाल उठाया शिकायतकर्ता ने, उसमें यह है कि एक जेई को 3 स्तर पर प्रमोशन दे दिया जी। जेई जो होता है ग्रुप 3 का पद है, 4600 ग्रेड पे का है, 7th पे के हिसाब से जी, और उसको सीधे एक्सीएन बना दिया जाता है। 6600 ग्रेड पे क्लास 1 ऑफिसर का स्तर है। और जेई को एक्सीएन बनने में, अधिशासी अभियंता बनने में 2 स्तर पार करने होते हैं, एक अपर सहायक अभियंता, फिर सहायक अभियंता, और तब जाके वो एक्सीएन बनता है। तो ये आरोप जो है, चूंकि जो मंदिर समिति का एक्ट है 1935 और उसमें जो सर्विस रूल होंगे जी, जो भी स्थायी पद हैं, उस सर्विस रूल में के तहत ही प्रमोशन किए जा सकते हैं। तो ये जो आरोप है ये बड़ा गंभीर प्रतीत होता है, और जो तमाम जो अनियमितताओं के जो सवाल उठ रहे हैं जी, वो उसी पद धारक के आसपास के हैं, इसलिए मामला और गंभीर हो जाता है। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कौन दोषी है कौन नहीं है, क्योंकि आरोप गंभीर है इसलिए उसका निस्तारण जरूरी है जी। और गणेश गोदियाल को तो पद छोड़े हुए काफी समय बीत गया, अब बीच में भाजपा सरकार है अभी 5-5.25 साल से जी, तो तब क्यों नहीं इस मामले को उठाए जाने का जो समय है जी, उस समय को लेकर के थोड़ा आशंका होगी, अब वो पक्ष को भी विपक्ष को भी जी। तो ये कौन सा समय था कि आपने 5 साल तो उठाया नहीं, अब उठा रहे हैं, ये क्या वजह है, इसके निहितार्थ क्या हैं? फिर जो शिकायत करने का जो तरीका है उसको लेकर के अभी
हमारे उक्रांद के हैं कमलकांत जी और हेमा बोरा जी आपकी, इन्होंने भी इस बात को रखा है। निश्चित रूप से जब शिकायत होनी चाहिए तो विभागीय मंत्री धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज जी हैं, तो उन तक हो सकती थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने डिमरी जी ने ये एक तर्क दिया है कि क्योंकि धन सिंह रावत चमोली के प्रभारी मंत्री हैं, उन्हें दे दी गई जी। और अमूमन होता क्या है कि जब किसी मंत्री को, जब उसके मंत्री को जो उनका विभाग नहीं है उससे संबंधित जब कोई शिकायत जाती है तो ये परंपरा है कि वह मंत्री संबंधित विभाग के मंत्री को अपनी संस्तुति या पत्र लिख करके उस पर कार्यवाही की अपेक्षा करते हैं जी। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि मंत्री ने सीधे चीफ सेक्रेटरी को और धर्म विभाग के सचिव को लिखा है और मंत्री को नहीं लिखा जी। तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि शायद ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता का परिणाम है जी। तो क्योंकि आरोप गंभीर हैं। बाकी जो सड़क निर्माण की बात है, मंदिरों के पुनर्निर्माण की बात है, क्योंकि मंदिर जो हैं, जो एक्ट के अनुसार जो भी व्यवस्था है, 45 मंदिर समिति के अधीन हैं, उनका पुनरुद्धार या वहाँ निर्माण कार्य, उनके डेवलपमेंट के कार्य किए जा सकते हैं, ये तर्क दिया जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और जैसे कि टिहरी जिले में प्रतापनगर में किसी सड़क की बात उठाई गई है, अब मेरी जहाँ तक जानकारी है, मंदिर समिति का एक बोर्ड होता है जी। और बोर्ड में निर्णय सामूहिक होते हैं, कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता। अध्यक्ष है तो अध्यक्ष का निर्णय अकेला नहीं होता है, उसमें जो सदस्यगण हैं, उसके मेंबर सेक्रेटरी जो हैं, तमाम लोग उसमें शामिल होते हैं उस फैसले में। तो जांच तो फिर जो तत्कालीन सदस्य होंगे उन तक भी जाएगी, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं बोर्ड के, उन पर भी जाएगी। तो 12 साल से वहाँ पदारूढ़ हैं ही, तो उसमें कोई बात नहीं हो रही है कि 12 साल से एक व्यक्ति कैसे, जिसका भाई वहाँ कोई वृक्षारोपण नहीं करना है, प्लांटेशन नहीं किया जाना है, पेड़ों का कटान नहीं करना है ना, और तमाम जो है वन उपज का निस्तारण नहीं करना है, तो वहाँ तो मंदिर प्रशासन चलाना है। तो 12 साल से जो व्यक्ति वहाँ पर हैं, तो उस तरफ भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो मुद्दे उठे हैं उनका पहले तो ये है कि किसी भी जो दुराग्रह से हट करके इसकी जांच हो जाए तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है। अगर कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधारा जा सकता है। तो ये अच्छा नहीं है। बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी पूरे देश विदेश में जानी जाती है, देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इस तरह के वहाँ और लोग अपनी श्रद्धा से वहाँ जो है अंशदान करते हैं, दान देते हैं। अगर इस तरह की खबरें बाहर मीडिया में आ रही हैं, बाहर जाएंगी, तो मैं नहीं समझता कि इससे हमारे जो 4 धामों में जो ये हमारे 4 धाम हैं, अच्छा संदेश जाएगा। बिल्कुल 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 अच्छा संदेश नहीं जाएगा, प्रतिष्ठा पर भी आंच आएगी जी। तो अच्छा होगा कि सरकार इसको, अगर कुछ गलत हुआ है तो अपनी अंतरंग जांच करा ले, लेकिन ये हाउल्ला जो मीडियाबाजी हो रही है ये अच्छा नहीं है और उन धामों की प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा नहीं है। लोग वो आस्था के केंद्र हैं, उनको कृपया हमें कल को कोई संसाधन देगा तो क्यों देगा, कोई दान देगा समिति को क्यों देगा, वो तो कहेगा यहाँ तो गड़बड़ झाला होता है। तो इसका असर भविष्य में मंदिर समिति के संसाधनों पर पड़ सकता है जी। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि राजनीति खेलने के लिए और आरोप प्रत्यारोप के लिए मंदिर समिति और उसके क्रियाकलापों को इस तरह सार्वजनिक करके ऐसा न किया जाए। ये तो मेरी व्यक्तिगत राय है। बाकी कोई आरोप हैं, प्रत्यारोप ठीक है। भागीरथ जी आऊंगी मैं आपके पास। आर.के. जायसवाल जी, क्या कुछ कहना है आपको? सहकारिता में हुए घोटाले की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए गणेश गोंदियाल जी की तरफ ये उंगली उठाई गई है। पिछले 8 सालों से ये लोग सो रहे थे क्या? जब ये भ्रष्टाचार हुआ तब ये विपक्ष में थे, तब इन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? फिर इसके बाद इनकी सत्ता रही 5 साल, तब क्यों नहीं उठाई? और पिछले आप देखिए 6 महीने से जो संघर्ष चल रहा है मुख्यमंत्री के साथ सहकारिता मंत्री का, उस संघर्ष की देन है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री
सहकारिता मंत्री अपनी तरफ से ध्यान भटकाना चाहते हैं, गणेश गोदियाल की तरफ से घुमाना चाहते हैं। आज मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री में बहुत ज्यादा विवाद है, वो एक दूसरे को हटाने में लगे हुए हैं, वो उनको हराने में लगे हुए थे। आज मुख्यमंत्री सहकारिता मंत्री को हटाने में लगे हुए हैं, तो जो उनके ऊपर एक जांच का लग रहा है कि सहकारिता मंत्री का जांच होगी तो जांच में दोषी पाए जाएंगे तो उनका विभाग छीना जाएगा। तो उससे बचने के लिए उन्होंने कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाया है। और ये पूरे उत्तराखंड की जनता जानती है और उनकी ईमानदारी कसम खाती है कि गणेश गोदियाल जी ने इस उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया है राजनीति से हटकर। राजनीति के स्तर पर हम लोग बहुत सेवाएं करते हैं, मगर एक उद्योगपति होने के नाते भी उन्होंने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल और दूसरे जिलों में भी बहुत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। जो व्यक्ति उत्तराखंड की जनता को, युवाओं को रोजगार दे रहा है, उस पर उंगली उठाई जा रही है। और 8 साल से आप लोग चुप थे, कहीं ना कहीं आप हारते हारते, गणेश गोदियाल जी जीत रहे थे, आप हारते हारते बचे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदता भी आप निकाल रहे हैं। और दूसरा, मुख्यमंत्री का ध्यान भी भटकाना चाहते हैं। जो एक पूरा ध्यान इस समय सरकार का है कि अपने पर लगे हुए दाग को धोना है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने जो नियुक्तियां की थी उसका उस पर जांच का दबाव है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये जांच होनी चाहिए। और सबसे अधिक अपने चुनाव के दौरान भी, चुनाव के बाद भी धरने प्रदर्शन के माध्यम से गणेश गोदियाल जी ने इस बात को उठाया था। तो आज वो जांच होनी चाहिए, पहले वो जांच हो। अभी गणेश गोदियाल जी साहब का है, यदि मेरे पे कोई आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई तथ्य पाए जाते हैं, तो आप हाईकोर्ट के जज से जांच करवाइए ना। बिन्नी थोड़ी दुख की रक्षा करेगी, आपका मंत्री थोड़ी, आपका मंत्री, आपके जो आपके नीचे काम करने वाले अधिकारी, वो थोड़ी जांच करके बताएंगे। आर.के. जायसवाल जी, मैं अभी यहाँ पर अभी राजकुमार जी सुन रही थी भाजपा के प्रवक्ता को, बाइट में वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि गणेश गोदियाल जी नहीं बताएंगे कि हमें किससे जांच करानी है, किससे जांच नहीं करानी है। इस तरीके की बातें उनके द्वारा कही जा रही हैं, इसको कैसे ले रहे हैं? गणेश गोयल जी, महिलाओं का उत्पीड़न होता है तब इनके खिलाफ जांच नहीं होती है, खुलेआम ये कुछ भी बोलते हैं। और जब ये दलितों का उत्पीड़न की बात करते हैं, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कहीं ना कहीं दलितों का एक तरह से पूरी तरह से उनको अपमानित करने का कार्य करते हैं, तब जांच की बात नहीं होती है। आज जब गणेश गोदियाल जी खुलकर सामने आ गए हैं, उन्होंने कहा एक ऐसे व्यक्ति से जांच कराई जाए जो हाईकोर्ट में सिटिंग जज हो, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। आप धन सिंह रावत जी डायरेक्ट सचिव को लिख रहे हैं कि आप हमारी इनके खिलाफ जांच करवाइए, क्योंकि आपकी डायरेक्ट कहीं ना कहीं शत्रुता है उनके साथ। आप उनसे राजनीतिक शत्रुता को व्यक्तिगत शत्रुता में बदलना चाहते हैं। अगर जांच करनी है तो आपका विभागीय मंत्री सतपाल महाराज जी उनको लिख कर देगा, मुख्यमंत्री आगे आपको लिख के देंगे। बहुत आपको लिखना था, आप मुख्यमंत्री लिखते। आपको पता है कि आपके मुख्यमंत्री और आपके विभागीय मंत्री। राजकुमार जी, पवन तोमर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, इनसे भी जानेंगे कि भाई कांग्रेस आरोप लगा रही है। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो। और कांग्रेस यहाँ पर आरोप लगा रही है कि 8 साल आप क्या कर रहे थे, अचानक से आपको याद आया कि मंदिर में घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। जी गरिमा जी, देखिए मेरा कहना इसमें एक ही है। पवन जी, मैं यशी बात कर रही हूँ फिलहाल। यशी, सॉरी जी, मुझे बताया गया था गरिमा जी आज जी, दरअसल मैं भी आज व्यस्त था, क्षमा चाहूंगा। गरिमा जी, मेरा कहना यह है कि देखिए अभी इनको मालूम ये हुआ है कि उनकी जांच हो गई है, और अगर हमने जांच शुरू की है तो इनको, कांग्रेस के लोगों को न जाने क्यों इतनी कठिनाई हो रही है और क्यों इतनी परेशानी हो रही है। जब आप लोग सच्चे हैं, आपको पता है कि हम बिल्कुल सच्चे हैं। पवन जी, मेरा ये सवाल नहीं था। पवन जी, मेरा सवाल ये था कि 8 साल आप क्या कर रहे थे। मैं आपका जो है प्रश्न क्लियर नहीं हो पा रहा। पवन जी, विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि 8 साल आपने क्या किया, अब ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं लगाए गए जब 5 साल अभी आप सत्ता पर रहे हैं, उस टाइम भी ये आरोप क्यों निकलकर सामने नहीं आया? आज अचानक से कैसे पता चला कि गणेश गोदियाल जी ने भ्रष्टाचार किया था? गरिमा जी, हमारे एक सदस्य ने लिखित रूप में उनके खिलाफ दिया है और उनके खिलाफ मांग की है कि जो है इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। ये जांच में हमें लगता है कि इसमें बहुत तगड़ा गोलमाल है। जब उन्होंने सरकार को लिखकर दिया तो सरकार ने उस पर आदेश किया सचिव को, और सचिव उस पर जांच कराने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें किसी किस्म की कोई आपत्ति कांग्रेस के लोगों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनको मालूम है कि सचिव के द्वारा अगर जांच होगी तो इसमें निश्चित तौर पर गणेश गोदियाल जी फंस रहे हैं। तो हम जांच किससे कराएं, किससे नहीं करें, ये तो सरकार का मामला है ना। ये हम उनसे थोड़ा ही ना पूछेंगे कांग्रेस से कि हमें जांच किससे करानी है। राजकुमार जी, इसके बाद आपके पास अगर ये
अगर ये सच है तो इनको परेशानी क्यों हो रही है? राजकुमार जी, आप पहली बात तो धन सिंह रावत जी सरकार नहीं है, आपकी सरकार में मंत्री है, क्या बात कर रहे हो? सतपाल महाराज हैं। सतपाल महाराज को का विभाग है, सतपाल महाराज अपने विभागीय मंत्री को आदेश दे सकते हैं या मुख्यमंत्री आदेश दे सकता है। देखिए सतपाल सिंह रावत जी, कहीं ना कहीं धन सिंह रावत जी अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बदल रहे हैं। धन सिंह रावत जी एक कैबिनेट का हिस्सा है और कैबिनेट का हिस्सा होने के नाते कैबिनेट के सिस्टम होने के नाते किसी भी मंत्री के पास भ्रष्टाचार का मामला यदि जाएगा तो निश्चित तौर पर उसकी जांच भ्रम है कि ये जांच होनी नहीं है। आपको जांच करानी तो हाईकोर्ट की चिंता मत करिए। देखिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप ये कह रहे हैं ना कि जांच नहीं होनी है, जांच होगी। आपको भरोसा अपने मंत्रियों पे और उसके निमित्त काम करने वाले उनके अधिकारियों पे, जो लोग पहले से घोटाले में शामिल हैं। आपको सुनिए, देखिए घोटालेबाज ही आपको अधिकारियों से क्या परेशानी है? अधिकारी तो सब आपकी सरकार में भी वही अधिकारी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वही अधिकारी है। घोटाले का आरोप नहीं कर रहे हो, अधिकारियों पे आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आपको पवन जी रुकिए राजकुमार जी, पवन जी अभी हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहे थे गणेश कोदियाल जी की, तो गणेश कोदियाल जी तो ये साफ कह रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, मैंने उन पर आरोप लगाए और अब वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। गरिमा जी मेरा इसमें एक सीधा सा कहना, पवन जी मैं यशी हूँ, मेरा कहना यशी जी मेरा कहना इसमें यशी जी एक ये कहना है कि उनके खिलाफ कोई शिकायत आई है और सरकार ने उस पर एक्शन लिया है और उस एक्शन के तहत मैं इनकी बात को मानता हूं। अगर ये अधिकारियों की बात से उनकी जांच से संतुष्ट नहीं है तो पहले जांच तो होने दीजिए जिस जांच पर आदेश हुए हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं तो आप कोर्ट में चले जाइए, कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है भाई आपको? लेकिन आपको किसी बात का कोई मुद्दा नहीं है, बिना मुद्दे के पवन जी देखिए कांग्रेस तो कह रही है कि जो हमने धन सिंह रावत पर आरोप लगाए हैं उन पर जांच कब होगी? गणेश कोदियाल जी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो यही बात कह रहे थे कि भाई धन सिंह रावत पर अगर मुझ पर एक मिनट अगर मुझ पर आरोप लग रहे हैं और अगर उनकी जांच हो रही है तो फिर धन सिंह रावत की जांच क्यों नहीं हो रही? ये सवाल भी उठा रहा है विपक्षी दल। यस जी मेरा कहना यदि एक चोर को पकड़ लिया जाए जी और वो भागीरथी बाद में आपके पास मैं तो चोरी करने इसलिए आया था कि साहब इनके यहाँ मैंने बहुत माल देखा था और ये भी चोरी करते थे, इसका तो कोई औचित्य नहीं है। अगर इनको लगता था कि धन सिंह रावत जी चोर हैं तो ये पहले मैं अगर यही सवाल इनसे पूछी ये क्यों नहीं पहले बोले? बताइए क्यों नहीं पहले बोले? अगर इनको लगता था तो हम अगर इनके खिलाफ कोई जांच आई है तो अब ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो इनको ऐसे बोला था इसलिए मेरे खिलाफ कर रहे हैं। अरे भाई हमारा कहना यह है जब आपको पता था कि धन सिंह रावत जी आदरणीय हमारे मंत्री जी आपको हम आपकी बात से यदि सहमत हो जाएं कि वो खिलाफ है तो आप उनकी जांच अगर कोर्ट हुई है तो आज ये क्वेश्चन क्यों उठा रहे हैं कि धन सिंह रावत जी से मेरी बनती नहीं थी, धन सिंह रावत जी से तो मेरी बात ही खराब थी। आज अगर वो जांच के दायरे में आ गए हैं तो आज वो धन सिंह रावत जी को कह रहे हैं कि साहब इनसे तो हमारी बात नहीं बनती थी। तो आप चिंता मत करिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पूरी ईमानदारी के साथ हमारे अधिकारी इसकी जांच करेंगे और जांच के दायरे में जो भी आएगा, जो भी कमी आएंगी उस पर कार्रवाई होगी। अगर उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे तो उसके बाद देखेंगे। अभी आप क्यों शोर मचा रहे हो? ठीक है भागीरथ जी, आप पवन जी की बात से सहमत है? देखिए मेरा सहमत होना या न होने से नहीं है, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ जी। मैंने तो जो बातें आई हैं, जब मैंने कहा कि मंदिर समिति और चार धामों की एक प्रतिष्ठा है और जो आरोप लगे हैं वो 2014 और 15 के हैं, उसके बाद 2017 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही जी। तो उस दौरान भी लगाए जा सकते थे आरोप और उसके बाद भी लग सकते थे। ये समय को लेके मैंने कहा था जी। और बाकी जो बिंदु उठाए गए हैं जांच के, जो बात कही गई है, निश्चित रूप से अगर ऐसा हुआ है तो उनकी जांच होनी चाहिए, हो सकती है। गणेश कोदियाल जी भी पूरे उससे आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि वो कहीं दोषी नहीं है, तो जांच हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें राजनीतिक दुराग्रह ना हो,
क्योंकि जब राजनीति इसमें घुसेगी तो निश्चित रूप से हमारी मंदिर समिति की प्रतिष्ठा पर उसका असर पड़ेगा। और मैंने कहा कि जो मंदिर समिति के जो आर्थिक स्रोत हैं जी, वो बहुत ज्यादा दान पर आधारित हैं और बाहर से लोग, बड़े बड़े अच्छे लोग, उदारशील लोग जो है दान देते हैं, उनकी वो आस्था होती है जी। तो ऐसा न करें कि इसकी पूरी बदनामी हो जाए और हमारे स्रोतों पर मंदिर लोग समिति देना ही के बंद कर दें जी, का फर्क पड़े। और बाकी मैंने जो कहा, जो नियुक्तियां और जो प्रमोशन हुए हैं, अगर वो सर्विस रूल से बाहर हुए हैं तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। और ये बात तो बहुत चमत्कारिक है कि जेई को सीधे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया, 2-3 स्तर ऊपर ले गए। तो ये तो किसी भी नियमावली में नहीं है। इंजीनियरिंग विभाग में देखिए, एक जेई को जो भर्ती होता है उसको एक्सियन बनने में कम से कम 25 साल लग जाते हैं। तो ये काफी चीजें हैं जो उठे हैं सवाल जी। और जांच हो और जो व्यक्ति गलत हुआ है वो उसको पदावनत करके पवन जी जवाब दीजिए, बहुत कम शब्दों में आपका जवाब चाहूंगी मैं। जी यशी जी, मेरा यही इसमें कहना है। देखिए, गणेश गोदियाल जी आज चिल्ला कर कह रहे हैं, प्रेस के सामने भी कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ। एक तरफ तो वो अपनी ईमानदारी का पूरी तरह से ढिंडोरा पीट रहे हैं, दूसरी तरफ वो देखिए गणेश जी तो ये भी कह रहे हैं कि मैं तो सफाई भी दे रहा हूँ, धन सिंह रावत जी तो कुछ कह ही नहीं रहे। देखिए, धन सिंह रावत जी ने जो आदेश करने थे वो कर चुके। अब इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरी पारदर्शिता के साथ हमारे अधिकारी, सरकार के जो मैं बैठे हुए हैं अधिकारी, वो पूरी पारदर्शिता के साथ इसकी जांच करेंगे। कहीं किसी किस्म की राजनीतिक दुर्भाग्रह नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उम्मीद करते हैं। और निश्चित तौर पर जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का ठीक है। हेमा जी, कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जिस तरह से गणेश गोदियाल जी भी इल्जाम लगा रहे हैं और दोनों ही आपस में भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो जांच तो सबकी ही होनी चाहिए। और जैसे कि ये मैंने बताया भी पहले कि यह मामला इतने दिनों बाद उठा और अब याद आई है और विभागीय मंत्री को ना दे के धन सिंह रावत जी को ये मामला दिया गया या उन्हें पत्र लिखा गया, तो ये भी अपने आप में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को दर्शाता है। और भाजपा के पास क्या है, केवल ईडी और सीबीआई। तो करने दीजिए उन्हें तसल्ली, इनके पास और कुछ तो है नहीं, काम इनके पास होता नहीं है, इनके पास तो ईडी और सीबीआई होते हैं। तो ये इन्हीं के जोर जो है आजमाते हैं। कमलकांत जी, इसके बाद आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जैसे जांच की बात कर रहे हैं तो सरकार जांच कर ले और जांच सरकार क्या कहते हैं मंदिर समिति में जो भी अगर घोटाला लगता है तो जांच कर ले। दूसरा, सरकार तो एक जांच क्या कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो घोटाला हुआ उसकी भी जांच कर ले। और तीसरा यह है कि 20 सालों में कौन गया जेल, तोमर जी से पूछिए जरा, 20 सालों में क्या भारतीय जनता पार्टी सहकारी समिति की जो आप बता रहे हैं उसके साइड की जांच की घोषणा हो चुकी है विधानसभा के अंदर। आप चिंता न करिए। चलिए ठीक है पवन जी, वैसे भी आप काफी लेट आए डिबेट में, आप चिंता मत करिए। सवाल आपसे बहुत सारे यहाँ पर विपक्षी दलों को भी करने थे। फिलहाल कमलकांत जी रुक जाइए फिलहाल, क्योंकि वक्त की भी कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि पवन जी जिस तरीके से विश्वास दिला रहे हैं कि जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई जरूर होगी, देखना होगा। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अब आमने सामने नजर आ रही है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल आता है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।